सोचिए जरा, सुबह की वो कड़क चाय, हमारे आसपास की हवा और जमीन की मिट्टी, इन तीनों में आखिर क्या कॉमन है? देखने में तो ये बिल्कुल अलग लगते हैं, राइट? लेकिन अगर साइंस के नजरिए से देखा जाए तो ये सब एक ही कैटेगरी में आते हैं। ये सभी मिक्सचर्स हैं। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम मिक्सचर्स यानी मिश्रण की इस अमेजिंग दुनिया को पूरी तरह डिकोड करने वाले हैं। हम सिर्फ ये नहीं समझेंगे कि मिक्सचर्स आखिर होते क्या हैं, बल्कि उन क्लेवर साइंटिफिक तकनीकों को भी एक्सप्लोर करेंगे जिनसे इन मिक्सचर्स को वापस अलग यानी सेपरेट किया जा सकता है। ट्रस्ट मी, केमिस्ट्री का ये सफ़र बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। ओके, जल्दी से आज के एजेंडा पर एक नज़र डाल लेते हैं। हम स्टार्ट करेंगे रोज़मर्रा के मिक्सचर्स की पहचान से, फिर उनके टाइप्स, सॉल्यूशंस और उनकी कॉन्सेंट्रेशन समझेंगे। उसके बाद सॉल्युबिलिटी का कॉन्सेप्ट और आखिर में इन मिक्सचर्स को अलग करने की बेसिक और एडवांस टेक्निक्स देखेंगे। चलिए सीधे इसमें डाइव इन करते हैं। पहला सेक्शन है आइडेंटिफाइंग एवरीडे मिक्सचर्स। चलिए हमारे आसपास मौजूद इस केमिकल दुनिया की बिल्कुल बुनियाद से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये मिक्सचर भला क्या है। बेसिकली ये दो या दो से ज्यादा चीजों का एक फिजिकल कॉम्बिनेशन है। पर यहाँ सबसे बड़ा कैच क्या है? कैच ये है कि इन चीजों के बीच आपस में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता। वो बस एक साथ मौजूद होती हैं और अपनी खुद की ओरिजिनल प्रॉपर्टीज को बिल्कुल वैसे ही बनाए रखती हैं। इसको थोड़ा और क्लियर करते हैं। एक तरफ होते हैं प्योर सब्सटेंसेस, जैसे कि पानी यानी H2O। इसमें सिर्फ और सिर्फ H2O के ही मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। और दूसरी तरफ होते हैं इम्प्योर सब्सटेंसेस, जिन्हें हम मिक्सचर्स कहते हैं। हमारी सांस लेने वाली हवा इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। हवा में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन सब एक साथ घूम रहे हैं, पर वो केमिकली बॉन्ड नहीं बनाते। हम सांस लेते वक्त ऑक्सीजन यूज कर लेते हैं और बाकी गैसेस वैसी की वैसी ही रहती हैं। अब आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स। अभी तक हमने बेस सेट कर लिया है, तो अब देखते हैं कि ये फिजिकल कॉम्बिनेशंस आपस में कैसे अलग-अलग बर्ताव करते हैं। देखिए, मिक्सचर्स ब्रॉडली दो तरह के होते हैं। पहला है होमोजीनियस मिक्सचर्स। इनका कॉम्पोजिशन एकदम यूनिफॉर्म होता है, जैसे नमक और पानी का घोल। नमक पानी में इतनी अच्छी तरह घुल जाता है कि उन्हें देखकर अलग बता पाना नामुमकिन है। दूसरा है हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स, जहां कॉम्पोजिशन नॉन यूनिफॉर्म होता है। यहाँ अलग अलग हिस्से साफ दिखाई देते हैं, जैसे पानी में मिट्टी या रेत डाल दें, कुछ ही देर में रेत नीचे बैठ जाएगी और दोनों लेयर्स बिल्कुल अलग दिखेंगी। तीसरा सेक्शन है सॉल्यूशंस और कॉन्सेंट्रेशन। अब अपना पूरा फोकस इन होमोजीनियस मिक्सचर्स पर शिफ्ट करते हैं, जिन्हें साइंस की भाषा में एक खास नाम दिया गया है। इन्हें हम कहते हैं सॉल्यूशंस। अगर इसे प्रिसाइसली डिफाइन करें तो ये एक पूरी तरह से होमोजीनियस मिक्सचर होता है, जो एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट के मिलने से बनता है। अब ये टर्म्स सुनने में शायद थोड़े टेक्निकल लगे, पर इनका कॉन्सेप्ट वाकई बहुत आसान है। एक सॉल्यूशन की एनाटॉमी को इस तरह से समझ सकते हैं। सोचिए आपके पास नमक पानी का एक ग्लास है। इसमें जो चीज़ घुल रही है यानी नमक, वो सॉल्यूट कहलाता है, जो हमेशा कम मात्रा में होता है। और जो चीज़ अपने अंदर दूसरे को घुला रही है यानी पानी, वो सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट हमेशा ज़्यादा क्वांटिटी में होता है और इन्हीं दोनों के मिलने से बनता है हमारा परफेक्ट सॉल्यूशन। अब ध्यान दीजिए, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ किताबों में पढ़ने वाली थ्योरी नहीं है, ये लिटरली जाने बचाता है। ये 0.9% का फिगर देखिए। जब किसी मरीज को हॉस्पिटल में आईवी ड्रिप चढ़ाई जाती है, तो वो एग्जैक्टली 0.9% मास बाय वॉल्यूम सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन होता है। या फिर ORS को ही ले लीजिए, उसमें नमक और चीनी का एक बेहद सटीक अनुपात होता है। अगर ये कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हुआ ना, तो वो सोल्यूशन बॉडी के लिए असरदार नहीं रहेगा। इट्स दैट क्रूशियल। इसलिए कॉन्सेंट्रेशन को एक्यूरेटली मापने के लिए केमिस्ट्स 3 मेन तरीके यूज करते हैं। पहला है मास बाय मास परसेंटेज, जहां सोल्यूट और सोल्यूशन दोनों का वेट लिया जाता है। दूसरा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, जहां सोल्यूट का वेट और सोल्यूशन का वॉल्यूम देखते हैं। और तीसरा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, जिसका यूज तब ज्यादा होता है जब दोनों चीजें लिक्विड फॉर्म में हों। जरूरत के हिसाब से हम इनमें से बेस्ट मेथड चूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे सेक्शन की तरफ, द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्युबिलिटी। अब यहाँ एक बड़ा सवाल आता है कि आखिर कितना सॉल्यूट एक सॉल्वेंट में घुल सकता है? इसकी भी कोई लिमिट तो होगी ना। सोचिए, आप पानी में नमक मिलाते जा रहे हैं।
एक पॉइंट ऐसा आएगा जब नमक घुलना बिल्कुल बंद हो जाएगा। उस पॉइंट पर जो सोल्यूशन बनता है उसे कहते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। इसका मतलब है इसकी लिमिट पूरी हो चुकी है, इसमें और सोल्यूट नहीं जाएगा। इसके बिल्कुल ऑपोजिट होता है अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, जिसमें अभी भी कैपेसिटी बची है और वो उसी टेम्परेचर पर और सोल्यूट अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है। पर एक सेकेंड, सॉल्युबिलिटी हमेशा किसी फिक्स टेम्परेचर पर ही क्यों मापी जाती है? क्योंकि टेम्परेचर चेंज होते ही एक केमिस्ट्री का जादू होता है। अगर आप पानी को गर्म करें तो उसमें आप और ज्यादा सॉलिड चीनी या नमक घुला सकते हैं, लेकिन यही ट्रिक गैसेस के साथ उल्टी पड़ जाती है। गर्म पानी में गैसेस की सॉल्युबिलिटी एक्चुअली कम हो जाती है। यही वजह है कि गर्म होने पर फिजी ड्रिंक्स में से सारी गैस तेजी से बाहर निकल जाती है ना? एकदम इंटरेस्टिंग क्वर्क। ओके, आते हैं सेक्शन 5 पर, बेसिक मेथड्स ऑफ सेपरेशन। अब तक हमने मिक्सचर्स बनाए और समझे, पर अब वक्त आ गया है इन्हें वापस अलग करने का। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में सेपरेशन के कई आसान तरीके हैं, जैसे चाय छानना, वो फिल्ट्रेशन है। समुद्र से नमक निकालना, इवेपोरेशन है। चावल से कंकड़ चुनना, हैंड पिकिंग कहलाता है। और हवा की मदद से अनाज से भूसा अलग करना, विनोइंग है। और हाँ, जब मिट्टी वाले गंदे पानी को हम शांत छोड़ देते हैं ताकि भारी मिट्टी नीचे बैठ जाए और फिर साफ पानी अलग कर लेते हैं, इसे साइंस में सेडिमेंटेशन और डिकैंटेशन कहते हैं। इन सब के अलावा एक और बेहद सुंदर फिजिकल सेपरेशन टेक्निक होती है, क्रिस्टलाइजेशन। इसमें एक सैचुरेटेड सोल्यूशन को पहले गर्म करते हैं, फिर फिल्टर करके सारी इम्प्यूरिटीज निकाल देते हैं। उसके बाद जब उस सोल्यूशन को धीरे धीरे ठंडा होने देते हैं तो उसके अंदर का प्योर सॉल्यूट, जैसे कि कॉपर सल्फेट, बाहर निकलकर परफेक्ट जियोमेट्रिक क्रिस्टल्स बन जाता है। ये बिल्कुल किसी मैजिक ट्रिक जैसा लगता है। और अब आखिरी सेक्शन, एडवांस्ड सेपरेशन टेक्निक्स। किचन और रोजमर्रा के तरीके तो हमने देख लिए, पर लेबोरेटरीज और बड़ी इंडस्ट्रीज में हमें और भी एडवांस्ड और जटिल टेक्निक्स की जरूरत पड़ती है। सोचिए, जब दो लिक्विड्स आपस में पूरी तरह मिक्स हो जाएं, जैसे एसीटोन और पानी, तो उन्हें कैसे अलग करेंगे? वहां फिल्टर काम नहीं आएगा। यहाँ एंट्री होती है डिस्टिलेशन की। इसका रूल बहुत सिंपल है। इन दोनों लिक्विड्स के उबलने के टेम्परेचर यानी बॉइलिंग पॉइंट्स में कम से कम 25 डिग्री का फर्क होना चाहिए। मिक्सचर को गर्म करते ही जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो पहले भाप बन जाता है, फिर उस भाप को कंडेंस करके ठंडा करते हैं और वो वापस प्योर लिक्विड बन जाता है। एक लिक्विड बाहर, दूसरा पीछे छूट गया। पर वेट, अगर बॉइलिंग पॉइंट्स में 25 डिग्री से कम का फर्क हो तब क्या होगा? तब सिंपल डिस्टिलेशन काम नहीं आता, हमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसमें एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगा होता है जो एक्स्ट्रा प्रिसिजन देता है। आपको पता है ये टेक्निक दुनिया के लिए कितनी जरूरी है? जमीन से निकलने वाले कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल से पेट्रोल, डीजल और केरोसिन को अलग करने के लिए इंडस्ट्रियल लेवल पर इसी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का ही इस्तेमाल होता है। ये एक रियल गेम चेंजर है। एक और सच में कमाल की टेक्निक है, पेपर क्रोमैटोग्राफी। इसमें एक पेपर स्ट्रिप पर इंक का छोटा सा डॉट लगाकर उसे थोड़े से पानी के कांटेक्ट में रखते हैं। जैसे जैसे पानी पेपर पर ऊपर चढ़ता है, वो इंक में छुपे अलग अलग कलर पिगमेंट्स को उनकी स्पीड के हिसाब से ड्रैग करता है और उन्हें अलग कर देता है। एक काली इंक भले ही काली लगे, पर इस टेक्निक से उसमें छुपे लाल, हरे या नीले रंग अलग अलग दिखने लगते हैं। फोरेंसिक्स लैब्स में और खाने की मिलावट चेक करने में इसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है। तो चलिए इस एक्सप्लेनर को एक बहुत ही जरूरी और सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल के साथ खत्म करते हैं। आज जब पूरी दुनिया में सांस पीने के पानी की कमी तेजी से बढ़ रही है, तो क्या ये मिक्सचर्स और इन एडवांस सेपरेशन टेक्निक्स की हमारी समझ आने वाले कल में समुद्र के खारे पानी को क्लीन ड्रिंकिंग वाटर में बदलने का एक बड़ा जरिया बन सकती है? ये सवाल और ये संभावनाएं हमारे बेहतर भविष्य की चाबी हैं। सोचते रहिएगा इस बारे में। आज की इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही।